हाँ जी, तो सभी को नमस्कार। मैं इंद्र हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी उम्मीद के साथ नया चैप्टर अपने करेंगे दोस्तों। तो जो अपना हमारा राजस्थान की किताबों का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और अपने बातों ही बातों में 7वें लेसन पर पहुंच गए दोस्तों। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो हमारा भूगोल का सेशन है एनसीईआरटी का वो भी चल रहा है और जल्दी ही आपको आपके हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे दोस्तों क्लासें मिलेंगी, प्रयोगशाला सहायक की, लैब असिस्टेंट की, और भी बहुत अच्छा करेंगे आप सभी के लिए। जीके की क्लासें लगातार चलेंगी सारी। तो आप जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आज का टॉपिक रहेगा जल संसाधन एवं संरक्षण, यानी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे राजस्थान का। मैंने कहा था आपको कि मैं आपको उतना करवाऊंगा जितना आपकी किताब में है, बाकी हमारे जो विशेषज्ञ रहेंगे वो आपको करवाएंगे अलग अलग विषय। और एक बार वीडियो को शेयर कर दें जो दोस्त जुड़ रहे हैं, और आप अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हमारे टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लें। तो आओ ਆਪਾਂ आज अपना टॉपिक स्टार्ट करा। आज वो अपना टॉपिक है जल संसाधन एवं संरक्षण। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। देखो, जल है तो कल है, यानी जे पानी है तो ही वो लोग अठे जिंदा रह सके और पक्षी सब, पशु पक्षी सब जिंदा किया रह सके। जे यदि यहां पर क्या है, जल है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई व उद्योग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। जिन स्रोतों से हमें जल प्राप्त होता है दोस्तों, क्या प्राप्त होता है? जल। वो क्या कहलाते हैं? जल संसाधन कहलाते हैं। ओके। राजस्थान में मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियां, उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि हैं। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों अपवाह तंत्र को विस्तार से पढ़ेंगे। यह थोड़ा सा लंबा सेशन ना हो, मैंने इसके 2 बार इसको लेकर आऊंगा, 2 पार्ट करूंगा इसके। ओके, आओ दोस्तों अब देखते हैं अपवाह तंत्र। चलो जी, तो अब आप क्या करना, मैप लेकर बैठ जाना। एक तो मैंने पहले कहा है कि आपको जीके तैयार करना है तो मैप साथ में रखा करें दोस्तों। अपवाह तंत्र क्या होता है? धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र कहते हैं। देखो, कोई नदी है, वो नदी क्या करती है, अपनी पूरी की उसकी सहायक नदियां उसके साथ में जो जल लेकर आती है, क्या लेकर आती है? जल। वो पूरा का पूरा तंत्र क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र। जैसे अपने देखते हैं बनास नदी का अपवाह तंत्र हो गया, बनास और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है या जो वो जल लेकर आती है, वो सारा का सारा क्या हो गया? बनास नदी का अपवाह तंत्र। 2 अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है। जैसे राजस्थान की जल विभाजक रेखा अपने पढ़ा था 50 सेमी पूर्वी और पश्चिमी में बांटती है, और अरावली भी राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। मान लीजिए कोई ऊंचा क्षेत्र है, उच्च भूमि है, और वो क्या करती है? जल को 2 भागों में बांट देती है, तो वो कौन सा हो गया? जल विभाजक रेखा हो गया। जैसे राजस्थान में अरावली होगी जल विभाजक। कुछ नदियां पूर्व में बहती हैं और पश्चिम में बहती हैं, तो जल विभाजक रेखा क्या है राजस्थान में? अरावली। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। ध्यान रखना, राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है?
तो 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। देखो 3 भाग कौन कौन से हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं वो बंगाल की खाड़ी की नदियां हो गई, और जो नदियां अपना जल अरब सागर में लेकर जाएंगी वो अरब सागर की नदियां हो गई, और जो ना तो बंगाल की खाड़ी में लेकर जाएं और ना ही अरब सागर में लेकर जाएं वो अंतः प्रवाही नदियां हो गई। कौन सी हो गई? अंतः प्रवाही नदियां। चलो देखते हैं। बंगाल की खाड़ी की नदियां, अरावली पर्वत से पूर्व भाग में बहने वाली जो अरावली है, उस अरावली के जो पूरब में नदियां बहती हैं, अरावली के जो दोस्तों पूरब में नदियां बहती हैं, यानी राजस्थान के जो इस साइड नदियां बहती हैं, वो अपना जल कहां लेकर जाती हैं? वो नदियां बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, या बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है। देखो कैसे, बनास हो गई, काली सिंध, ये मैं आपको मैप पे सारा करवाऊंगा, पार्वती होगी, आदि नदियां चंबल में अपना जल यमुना नदी के सहारे लेकर जाती है। यमुना नदी, गंगा नदी में एक अंत, गंगा नदी जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है, तो इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कहते हैं। देखो कैसे, चंबल हो गई, बनास हो गई, आपके काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, ये नदियां यमुना में, यमुना के सहारे, यमुना और कौन सी? गंगा के सहारे अपना जल कहां लेकर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो ये कौन सी नदियां हो गई? बंगाल की खाड़ी की नदियां। उसके बाद में देखें अरब सागर का अपवा तंत्र। देखो, जो अरावली के पश्चिम में, ध्यान रखना, जो अरावली के पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं, जो नदियां अरावली के पश्चिम में बहती हैं, यानी जो नदियां, एक मिनट, अरावली के पश्चिम में बहती हैं और अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं, वो कौन सी होगी? अरब सागर का अपवा तंत्र। इसमें देखो जैसे माही हो गया, लूणी हो गया, साबरमती, पश्चिमी बनास, इसकी सहायक नदियां होगी। माही होगी, लूणी होगी, पश्चिमी बनास होगी, साबरमती होगी, ये कौन सी नदियां हैं? ये अरब सागर की नदियां हैं सर। और बंगाल की खाड़ी की नदियां जो अरावली के पूरब में है, वो जल अपना बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं, तो वो बंगाल की खाड़ी की नदियां होगी। ओके, उसमें देख लो अपने चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती हो गया, और इधर अरब सागर में लेकर जाने वाली माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास और उसकी सहायक नदियां होगी। आंतरिक अपवा तंत्र, ऐसी नदी जो समुद्र तक ना पहुंचकर थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है, उन नदियों को क्या कहा जाता है? आंतरिक प्रवाह की नदियां। ना तो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाएं, ना अपना जल अरब सागर में लेकर जाएं, ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है? आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां। चलो, राजस्थान में घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साभी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब सुनो मेरी बात, जो अरब सागर के पूर्व में है वो बंगाल की खाड़ी की नदियां, जो पश्चिम में है वो कौन सी हो गई? अरब सागर का तंत्र या अरब सागरीय नदियां हो गई। अरब सागर में लूणी हो गया, माही हो गया, ये नदियां अपना जल कहां लेकर जाती हैं? अरब सागर में। उसके बाद में देख लो, जो नदियां अपना जल कहां लेकर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। उनमें हो गया देखो अपने काली सिंध, पार्वती, बनास, ये कौन सी नदियां हैं? बंगाल की खाड़ी की हैं। और अरब सागरी नदियां माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास हो गया। और आंतरिक प्रवाह की नदियां घग्गर हो गया, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेंढा। ओके जी, अब चर्चा करते हैं एक एक नदी की, मुख्य मुख्य नदियां। और अब आप ध्यान देना दोस्तों, अब देखो चंबल, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है, ध्यान रखना, महू एमपी से। कहां से होता है? महू एमपी से। यह राजस्थान की लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। ओके जी, ये ध्यान लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ में भैंसरोड गढ़ से प्रवेश कर कोटा,
बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। तो ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल है। ध्यान रखना, इसकी सहायक नदियां बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। चलो अपने इसको दोस्तों मैप में देखते हैं। यह है अपना चंबल नदी का अपवाह तंत्र। आपको दोस्तों दिख रहा होगा चंबल नदी का अपवाह तंत्र। देखो, जो चंबल नदी है वो निकलती है एमपी। कहां से निकलती है? एमपी से निकलती है, जानापाव की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है दोस्तों? जानापाव की पहाड़ियां, इसका उद्गम है एमपी। और यह राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में प्रवेश करती है। 84 गढ़ एमपी के क्षेत्र से यह राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है यहां से। ठीक है, यह देखो चित्तौड़गढ़ में बहती है, चित्तौड़गढ़। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, धौलपुर और करौली, करौली 6 जिलों में बहती है ये। तो ध्यान करना, इसके ऊपर सर्वाधिक क्या बने हुए हैं? बीहड़ बने हुए हैं। उत्कात या डाग किस पर बने हुए हैं? चंबल नदी पर। और चंबल नदी पर ये जो धौलपुर से करौली तक के क्षेत्र में बड़े बड़े खड्डे बने हुए, जिसे डाकुओं की शरणस्थली कहा जाता है। ओके, और ये राजस्थान की एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी, एकमात्र नदी जो कैसे बहती है? वर्ष भर। कैसे बहती है अपने को दोस्तों याद करना है। और इस पर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध। 4 बांध बने हुए हैं। कौन सी नदी पर? तो चंबल पर। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला बांध गांधी सागर एमपी में बना है। दूसरा बांध राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में बना है। और तीसरा बांध मैं यहां लिख रहा हूं, जवाहर सागर कोटा में बना है। और चौथा बांध है कोटा बैराज। ये कहां बना है? कोटा में। ओके, यह राजस्थान का जो औद्योगिक शहर है पीछे पड़ा है कोटा, कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो यह दोस्तों बसा है चंबल के किनारे। इसमें देखो 84 गढ़ ये अपने प्रवेश करती है, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, ये बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, करौली और धौलपुर इन जिलों में प्रवेश करती हुई आगे जाकर किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है दोस्तों? यमुना में मिल जाती है। ओके, और ध्यान रखना इसे चरणवती, नित्यवाही नदी ये नदियां कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियां देख लो, पुन्नू, पार्वती, परवन, काली सिंध, आहू, कुंजाली,
कुराल, बामनी, मेज, चांकण, दीप हो गया, ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की। दोबारा देख लो, ये हो गया छोटी काली सिंध, आहू, काली सिंध, फिर परवन, पार्वती, कुन्नू, दीप, कुंजाली, बामनी, कुराल, मेज, चांकण, ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां हैं आपके किसकी? राजस्थान की। सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। चल, उसके बाद में थोड़ा सा अक्खी वगैरह की दिक्कत आ जाती है दोस्तों। ओके, अगली नदी देखते हैं, बनास। बनास नदी राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। राजस्थान के खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी? वेरों के मठ से कौन सी नदी? बनास। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर के रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। तो यह किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ओके, यह एक मौसमी नदी है और नित्यवाही नदी तो चंबल कर ही ली। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास। और राजस्थान की लंबी नदी पूछे तो कौन सी है? चंबल। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। टोंक, सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। ध्यान रखना, कोटा, कोटा चंबल के किनारे है। टोंक और सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे हैं? तो बनास के किनारे हैं। बनास की सहायक नदियां मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी हैं। मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी, ध्यान रखना, मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सर ये बनास की सहायक नदियां हैं। चलो अब अपने बनास को देख लेते हैं। ये लूणी नदी का उपवास क्षेत्र है। आपकी दोस्तों सुविधा के लिए पूरा का पूरा मैटर सेट किया गया है। पूरी हमारी टेक्निकल टीम मेहनत करती है। पुल बनास, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों राजसमंद से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। ओके, वेरों के मठ से, वहां से निकलने के बाद में ये राजसमंद, ये राजसमंद, राजसमंद में उदयपुर, ये देखो कहां कहां बहती है? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ओके, अब देखो राजसमंद से निकलने के बाद में ये दोस्तों उदयपुर में चली जाती है। ये देखो उदयपुर में, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से फिर ये अजमेर में चली जाती है। ये देखो ये अजमेर आ गया, फिर टोंक और फिर सवाई माधोपुर में जाकर रामेश्वर में किस में मिल जाती है? तो ये चंबल में मिल जाती है। ओके, ध्यान करना, दोबारा देखो, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इन जिलों में बहती है कौन सी नदी? तो सर बनास नदी। और इसकी सहायक नदियां देख लो, बनास की खारी, दाई, मानसी, ऐसे क्रम से, पांडी, फिर ढूंढ, उसके बाद में मोरेल हो गया, काली सिल। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? काली सिंध बनास की है। और काली सिल किसकी सहायक नदी है दोस्तों? काली सिल सहायक है किसकी? तो सर जी बनास की।
और काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। ओके, उसके बाद में ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अपने पूरा किया। ये कौन सी नदी थी? बनास नदी। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास। ओके, फिर अगला देखते हैं। लूणी नदी। अगला देखते हैं दोस्तों, कौन सी नदी? लूणी नदी। तो लूणी नदी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती दो धाराओं के मिलने से इसका उद्गम होता है। कितनी धाराओं के? दो धाराओं के मिलने से अजमेर के निकट गोविंदगढ़ में सरस्वती और सागरमती दो धाराओं के मिलने से इसका उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिले में बहने के बाद यह कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो कौन सी नदी है ये नदी हुई आपकी दोस्तों अरब सागरीय तंत्र की नदी। ओके, बाड़मेर जिले में बलोत्रा तक इसका पानी मीठा है, उसके बाद पानी क्या है इसका? खारा है। इसकी सहायक नदियां जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, टूकड़ी, सागी, गुइया, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दोस्तों सहायक नदियां हैं लूणी की। जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुइया। ओके, अब देखते हैं कौन सा नदी का प्रवाह तंत्र? लूणी का। अब देखो, जो लूणी नदी है, दो धाराएं सागरमती और सरस्वती, दो नदियों के मिलने से अजमेर के नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। उद्गम कहां से होता है? अजमेर के नाग पहाड़ से। ठीक है जी। उसके बाद में ये जो नदी है नागौर में, ये 7 जिलों में 8 जिलों में बहती है। नागौर हो गया, अजमेर, नागौर, फिर आपका ब्यावर हो गया। ये ब्यावर में बहने के बाद में ये पाली, जोधपुर में, पाली में जोधपुर हो गया, बालोतरा, बालोतरा हो गया, बाड़मेर, और फिर ये जालोर में जाती है। बाड़मेर और जालोर। अब देखो, अजमेर के नागपाड़ से निकलने के बाद में ये नदी कहां चली गई? नागौर में। ये देखो नागौर में, फिर यहां से ब्यावर, उसके बाद में पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर में से होती हुई कहां चली जाती है? कच्छ की खाड़ी में या कच्छ के रण में चली जाती है। यह नदी का पानी बालोतरा तक मीठा है, उसके बाद में खारा। इसे आधी मीठी और आधी खारी नदी कहा जाता है और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की क्या है? सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? तो आपकी लूणी नदी। और आधी मीठी और आधी क्या कहा जाता है? खारी। दोबारा बोलो मेरे साथ में, ये कहां से निकलती है? अजमेर के नाग पहाड़ से, उसके बाद में नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और लास्ट में जालोर से आगे किस में चली जाती है? कच्छ का रण में। ओके, अगला है आपके पास में माही नदी। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां सोम और जाखम हैं। कौन सी हैं? सोम और जाखम। चलो देखो, इस नदी को देखते हैं। अपने पास में है कौन सी नदी दोस्तों? माही नदी। माही नदी का उद्गम
मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है। कौन से? विंध्याचल पर्वत से। उसके बाद में ये खांडूग्राम, कौन सा ग्राम? खांडूग्राम, बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, राजस्थान में। फिर ये बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ चली जाती है, प्रतापगढ़ से डूंगरपुर होते हुए ये कहां चली जाती है? खंबात की खाड़ी में। और राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है और उल्टा यू बनाती है। क्या बनाती है? उल्टा यू बनाती है। कौन सी नदी है? तो ये नदी है। ठीक है। और इसकी सहायक नदियां देख लो, चाप हो गया, हरण हो गया, मोरेन, भादर, जाखम, ईरू। देखो एक सबसे बात बता दूं आपको कि राजस्थान का त्रिवेणी संगम माही, सोम और जाखम, कौन कौन सा? माही, सोम और जाखम का क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। ये जाखम आ गई, ये सोम आ गई, और ये माही में जब मिलती हैं तो यहां पर आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। माघ पूर्णिमा को फरवरी के महीने में लगता है नवाटापुरा गांव में। ओके, तो ये होगी आपकी कौन सी नदी दोस्तों? ये होगी आपकी माही नदी। माही नदी की सहायक नदियां इरू, जाखम, सोम, मोरेन, भादर, हरण, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सर आपकी माही नदी की सहायक नदियां हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, उस लेसन को देखते हैं। तो अपने पास में बाणगंगा, इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में अरावली में बराट की पहाड़ियों से होता है। बाणगंगा आंतरिक प्रवाह की नदी है और इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है अरावली में बराट की पहाड़ियों से। और इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। और घना पक्षी अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो सर बाणगंगा। और बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। कौन सी गंगा? अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद में घग्गर, इस अंतः प्रवाही नदी को उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। उत्तरी राजस्थान की यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती गंगानगर में भूमिगत हो जाती है और नदी को प्राचीनतम सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना गया। जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे उत्पन्न हुई? तो वो दोस्तों आपको उत्पन्न हुई घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और हनुमानगढ़ के तलवाड़ा टिब्बी तहसील से क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद में इसका पानी कभी कभी तक फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है और पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हकरा कहते हैं दोस्तों। तो आज का अपना इतना ही सेशन रहेगा। तो देखो दोबारा देख लेते हैं, अपने पहली नदी कौन सी की थी? पहली थी दोस्तों अपने, चलो पहली छोड़ो, अपने पे देख लेते हैं सरस्वती और सागरवती। दो नदियां के मिलने से, दो नदियां मिलती हैं और उनसे कौन सी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है? कौन सी नदी? लूणी नदी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सर लूणी है। और जो दोस्त वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें कि आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और बेल आइकन को भी दबा देना। ओके, ये देखो अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुरा, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर इन जिलों में बहती है। और ये आधी मीठी और आधी खारी नदी कहा जाता है। किसको? लूणी नदी को। ओके, उसके बाद में देखो अपने पास में नदी थी जिसका नाम है दोस्तों चंबल नदी। और चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? चंबल नदी निकलती है एमपी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है राजस्थान में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती हुई चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली में जाकर किसमें मिल जाती है? यमुना में। कितने बांध बने हैं? 4। गांधी सागर एमपी में, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और दोस्तों कोटा बैराज। कौन सा? कोटा बैराज राजस्थान की एकमात्र नदी है जो वर्ष भर बहती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसे चरमवती भी कहा जाता है, कामधेनु भी कहा जाता है। ओके,
और इसकी सहायक नदियां देख लो, कुन्नू, पार्वती, परवन, काली सिंध, आहू, छोटी काली सिंध, कुंजाली, बामनी, कुराल, मेज, आप इसको बना सकते हैं, और चांकण। ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? ये सर चंबल की। उसके बाद में अगला देखो, अगला है बनास नदी का प्रवाह तंत्र। बस जो अपने है बनास नदी, ये खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती हैं, और ये राजसमंद में निकलने के बाद उदयपुर में बहती है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर किसमें मिल जाती है? चंबल में। और फिर चंबल यमुना में मिल जाती है, यमुना फिर गंगा में, आगे जाकर ये अपना जल कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सर बनास है। इसकी सहायक नदियां देख लो, मानसी हो गया, डाई, पांडी, द्रव्यावती, दूंड, मोरेल, ठीक है। ये सारी किसकी सहायक नदी? गंभीरी, बेड़च, ये किसकी सहायक है? तो ये सर बनास की सहायक है, और बनास सॉरी लूणी की सहायक है। शेयर कर दो दोस्तों, ये बनास की सहायक है, और बनास नदी अपना जल चंबल के सहारे कहां लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ओके, अगला देखो माही नदी। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है, उल्टा यू बनाती है, बांसवाड़ा के खांदू ग्राम से ये प्रवेश करती है, बांसवाड़ा में बहती हुई प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ डूंगरपुर से होती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, और ये क्या बनाती है? सर उल्टा यू बनाती है। और इसके ऊपर क्या राजस्थान का त्रिवेणी संगम है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। चलो जी, अब देखते हैं क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है। आप दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें, और नए दोस्त हैं तो चैनल पे आज ही दोस्तों विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है, देखना नहीं है, काली सिंध, पार्वती, चंबल, लूणी। लूणी, तो आप दोस्तों इसका उत्तर बताएं। मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं कि आप इसे बताएं, इसका उत्तर क्या आएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा लूणी। क्या आएगा? लूणी। तो लूणी नदी मैंने बताया था कि लूणी नदी कौन सी नदी है? अरब सागर की नदी है, और ये अपना जल अरब सागर में लेकर जाती है। ओके, अगला है, कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में लेकर नहीं जाती? अरब सागर में लेकर नहीं जाती। माही, साबरमती, पश्चिमी बनास, बाणगंगा। तो ध्यान रखना इसका उत्तर क्या आएगा सर? बाणगंगा, क्योंकि बाणगंगा आंतरिक प्रवाह की नदी है, और ये अपना जल आगे लेकर नहीं जाती। ओके, निम्न कथनों में सही नहीं है। चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। राजस्थान में चंबल नदी भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, सही है। चंबल नदी की सहायक नदियां मेनाल, कोठारी, बेड़च हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो आप इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर ये गलत है, इसमें सी, क्योंकि ये किसकी सहायक है? ये सर बनास की सहायक है। किसकी सहायक नदियां हैं ये सर बनास की सहायक है। ओके, अगला है, बनास नदी राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती, यहां असत्य बताना है, ठीक है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। बलोत्रा तक इसका पानी मीठा है, बाद में खारा है। बलोत्रा तक इसका पानी मीठा है, बाद में खारा है, तो इसका उत्तर आएगा द। सभी कथन क्या है दोस्तों? सत्य हैं। अगला है, निम्न में से असत्य कथन है। माही नदी को उद्गम विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। माही नदी सहायक नदियां सोमजाखम है, ठीक है। बाणगंगा नदी का उद्गम अरावली में बराट की पहाड़ियों से होता है।
घग्गर नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर आएगा ये, इसमें असत्य है, क्योंकि अर्जुन की गंगा बाण गंगा को कहा जाता है, घग्गर को नहीं कहा जाता। अगला क्वेश्चन है, अंतः प्रवाही सबसे लंबी नदी कौन सी है? रूपारेल, कांतली, घग्गर, साबी। तो इसका आएगा दोस्तों घग्गर आएगा। आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना, और ऐसे ही हम आपके साथ में दोस्तों जुड़े रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इसका जो अगला पार्ट रहेगा इसी लेसन का वो अपने करेंगे कल। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।